दोस्तों नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं और टॉपिक है रामसर स्थल। अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार इस पर खबरें आ रही है क्योंकि भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने हमारे देश में ये 3 नए रामसर स्थल अभी घोषित किए हैं। इनकी कुछ खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, जैसे हिंदुस्तान में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखते हैं कि ये रामसर स्थल क्या होते हैं, इन्हें क्यों घोषित किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण में इनकी क्या भूमिका होती है। ये रामसर स्थल बेसिकली वेटलैंड होते हैं या जिन्हें हम नम भूमि कहते हैं। तो हम इस रामसर स्थल को समझें उससे पहले हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि नम भूमि क्षेत्र क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो बेसिकली वेटलैंड जिनको हम कहते हैं वो स्थलीय और जलीय, जहां पर जमीन यानी कि टेरेस्ट्रियल जोन और जहां पर पानी यानी कि एक्वेटिक जोन, जहां पर पानी और जमीन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो क्षेत्र कहलाते हैं नम भूमि क्षेत्र। अब ये जमीन और पानी कहाँ कहाँ संपर्क में आ सकते हैं? ये आ सकते हैं समुद्रों के किनारे, मतलब सी या ओशन, उसके किनारे वाले क्षेत्र, या फिर आपका पोंड यानी कि बहुत बड़ा कोई तालाब हो उसके किनारे के क्षेत्र, या फिर झील के किनारे के क्षेत्र, या फिर नदियों के दोनों तरफ के किनारे तक ये क्षेत्र। तो जहां पर भी पानी है उसके बाद जमीन आती है और जमीन और पानी के बीच में एक संक्रमण का क्षेत्र बनता है, जिसे हम कहते हैं वेटलैंड या फिर हिंदी में नम भूमि या आर्द्र भूमि कहा जाता है। अच्छा, अगर इकोलॉजी की भाषा में देखोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्निकल सवाल बन जाता है यहाँ पर। जैसे इकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो जमीन वाला भाग या स्थल वाला भाग है तो इसको कहते हैं स्थलीय पारितंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और ये जो जल वाला भाग है इसको कहते हैं हम जलीय पारितंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब दो इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र है ये, यानी कि दो इकोसिस्टम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इनके बीच का ट्रांजिशन या संक्रमण का क्षेत्र जो है वो कहलाता है इकोटोन। तो इस शब्द को आपको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज इकोटोन। हिंदी में भी इकोटोन और इंग्लिश में भी इकोटोन। इकोटोन वो क्षेत्र होते हैं जहां पर दो अलग अलग प्रकृति के पारितंत्र आकर के मिलते हैं, या उनके बीच वाला क्षेत्र जो है वो इकोटोन कहलाता है। तो नम भूमि क्षेत्र जो है वो उदाहरण होते हैं इकोटोन के। तो एक ये शब्द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए कि इकोटोन किसे कहा जाता है, तो जब दो अलग अलग इकोसिस्टम, उनकी बाउंड्री और उस बाउंड्री में जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। जैसे कि जयपुर की सीमा खत्म हो रही है, नागौर की शुरू हो रही है, तो इसके बीच में जो गांव होंगे उसमें जयपुर का भी प्रभाव होगा और नागौर का भी प्रभाव होगा, तो वो गांव जो है वो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है। तो इस क्षेत्र में जमीन का भी कुछ प्रभाव होगा और पानी का भी, और ये इकोटोन का उदाहरण हुआ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं वेटलैंड, इन्हें हम क्यों इतना ज्यादा तवज्जो दें? क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है हाई बायोडाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। अच्छा, हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ क्यों पाई जाती है, क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में एक तो पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, जिससे पेड़ पौधे यानी कि पादप जल्दी से उगते हैं। अच्छा, यहाँ पर पादपों का एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। इन मैंग्रोव वनस्पति के अंदर ये क्षमता होती है कि ये ज्यादा पानी में यानी कि दलदल वाले क्षेत्र में उग पाए, और इसकी जो क्षमता होती है मैंग्रोव वनस्पतियों में, ये होती है इनकी विशेष प्रकार की जड़ों के कारण, जिन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर कहा जाता है इनकी जड़ों को। तो एक याद रखने लायक शब्द ये है, और एक याद रखने लायक शब्द ये है कि नम भूमि क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं, और जितने भी पादप होते हैं वो सारे मिलकर वनस्पति बनाते हैं, और यहाँ पर मिलने वाली वनस्पति को कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति जिनमें विशेष प्रकार की जड़ें न्यूमेटोफोर पाई जाती है, न्यूमेटोफोर पाई जाती है। अच्छा, यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मतलब पादप ज्यादा, और पादप ज्यादा तो यहां पर जंतु भी इन पर निर्भर रहने वाले ज्यादा होते हैं, और इन जंतुओं में विशेष रूप से होते हैं पक्षी। और पक्षी जो है वो यहां पर आराम से रह सकते हैं, इसलिए नम भूमि क्षेत्रों को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और ये जो पक्षियों का स्वर्ग बनी है, इसमें भी एक और महत्वपूर्ण एंगल आता है कि पक्षी जो एक से दूसरे देशों में उड़ के जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड, और नम भूमि क्षेत्र जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बन जाते हैं नम भूमि क्षेत्र।
अच्छा ठीक है। अब पूरी दुनिया में ये जो नमभूमि क्षेत्र थे, ये जैव विविधता के विशेष केंद्र हैं और इनका नुकसान हो रहा था। क्या नुकसान हो रहा था? नुकसान ये हो रहा था कि जमीन पर हमने खेती की या फिर इंडस्ट्री लगाई या फिर और चीजें की, जिसकी वजह से यहां पर प्रदूषण फैला। पानी में समुद्री तूफान चक्रवात होते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो नष्ट होते रहते हैं। तो इसका सामना पानी की तरफ से भी और ऊपर जमीन पे मनुष्य से भी, या फिर मनुष्य ने यहाँ पर मिलने वाले संसाधनों का दोहन किया, इन क्षेत्रों में वनों को काट के अपने लिए खेती करने की जगह ढूंढ ली। ज्यादा पानी में जो खेती होती है, चावल वगैरह, वो करने लग गए, जिसके चलते प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं या फिर मनुष्य की गतिविधियों के कारण इनमें कमी आ रही है। कमी आ रही है तो इनको बचाने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ में एकत्रित हुए। कहां पर? ईरान के शहर रामसर में। ईरान का एक शहर है रामसर, पश्चिम दिशा में, मेडिटेरेनियन सागर के पास में रामसर शहर। और इन्होंने यहां पर मिलके सभी कहा कि चूंकि ये नमभूमियां प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी जैव विविधता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इनका संरक्षण किया जाए। और संरक्षण करने के लिए इन्होंने यहां पर एक समझौता किया, और समझौते को इंग्लिश में कहते हैं हम एग्रीमेंट या कन्वेंशन। इसलिए इसको कह दिया जाता है हिंदी में रामसर समझौता या रामसर अभिसमय। रामसर अभिसमय। सभी देश इस रामसर अभिसमय से जुड़ रहे थे और सभी ने यह तय किया कि हम अपने अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जो नमभूमियां हैं उनके संरक्षण में मिलकर काम करेंगे। इस रामसर अभिसमय या समझौते का डॉक्यूमेंट जिस पे सदस्य देश साइन करेंगे, उसको सिग्नेचर के लिए जारी किया गया 2 फरवरी को। कौन सा वर्ष था? 2 फरवरी 1971 को। और इसलिए 2 फरवरी 1971 को हम मनाते हैं विश्व नमभूमि दिवस के रूप में। अच्छा, इस समझौते में दुनिया के कितने देश शामिल हो चुके हैं अब तक? तो इसकी संख्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उनके लगभग 90% देश, जिनकी एग्जैक्ट संख्या बैठती है 172। तो रामसर अभिसमय के सदस्य देश हैं 172। ये कब से काम करना स्टार्ट किया, मतलब प्रभावी कब से हुआ? तो रामसर समझौता जो है वो प्रभावी होता है 1975 से, 1975। 1975 से प्रभावी हुआ। देखिए, 2 चीजें 1971 में 2 फरवरी को साइन के लिए ओपन किया गया, इन सदस्य देशों ने साइन किया, इसने काम करना शुरू किया 1975 से। अब काम करता है तो इसको एक हेडक्वार्टर की आवश्यकता पड़ती है, और इसका हेडक्वार्टर खोला गया है ग्लैंड में। ग्लैंड शहर है कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। तो इसका ये याद रखना है कि समझौता तो ईरान में हुआ है, लेकिन ये इसका संचालन होता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड से। ये वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रभावी कब होता है? 1975 में। अच्छा, ये इतने सारे देश किन बातों पर सहमत हुए हैं समझौते में? 3 बातों पर। पहली बात हुई है कि सभी देशों में जो नमभूमि क्षेत्र हैं वहां पर जो भी संसाधन मिलते हैं उस संसाधन का अत्यधिक दोहन नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन कैसा? सतत उपयोग करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे। दूसरी शर्त पे सहमत हुए कि विश्व के जितने भी ये देश हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो नमभूमियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियां कौन सी? जिसमें प्रवासी पक्षी उड़कर आते हैं या और कोई तरीके से महत्वपूर्ण है, उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि जो वेटलैंड है उनकी एक सूची बनाई जाएगी, जिसको कहा जाएगा रामसर सूची। और इस रामसर सूची या रामसर लिस्ट में वही देश जो है वो अपनी जो भी सदस्य बनना चाहता है इस रामसर समझौते का, वो तभी सदस्य बन सकता है रामसर समझौते का जब कम से कम अपने देश की जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियां हैं उनको इस रामसर सूची में शामिल करवाएगा। अच्छा, ये सदस्य देश जो अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों को इस रामसर सूची में शामिल करवा देते हैं, उन नमभूमि क्षेत्रों को कहा जाता है रामसर स्थल। जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है, भारत ने 3 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं। तो रामसर स्थल घोषित करने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने उन वेटलैंड को शामिल करवा दिया है रामसर सूची में। और तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि क्षेत्र है या फिर प्रजातियां वहां पर पाई जाती है, उसके संरक्षण में सभी मिलकर के सहयोग करेंगे, या जिनकी बाउंड्री लगती है वो देश मिलकर के सहयोग करेंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव रखे गए। तो हम वापस से फोकस करते हैं रामसर स्थल पर, जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। ये रामसर स्थल जो है वो भारत में घोषित किए गए हैं क्या? बिल्कुल घोषित किए गए हैं। क्यों घोषित किए गए हैं? क्योंकि भारत जो है वो रामसर अभिसमय का क्या है? हस्ताक्षरकर्ता देश है।
इसका सदस्य है। तो भारत के बारे में सवाल क्या क्या बन सकते हैं? भारत कितनी तारीख को इस समझौते में और कौन से वर्ष में शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को, यानी कि समझौते के 11 साल बाद 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ। जो कि समझौते की शर्त है कि इसमें शामिल होते ही साथ आप अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि को शामिल करवाओगे इस सूची में, मतलब रामसर स्थल घोषित करोगे। तो भारत ने पहला रामसर स्थल घोषित किया, उसका नाम था चिल्का झील, ओडिशा के अंदर है ये लेक चिल्का। 1982 में ही हमारे राजस्थान में केवलादेव घना को भी या केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी घोषित किया गया था रामसर स्थल। ठीक है, उसके बाद में अब क्या है, अब तक भारत ने कितने रामसर स्थल घोषित कर दिए हैं? तो अब तक संख्या है अगस्त 2024 में टोटल हो गए हैं 85। अच्छा, आने वाले समय में और भी घोषित कर सकते हैं क्या? जिस हिसाब से सरकार घोषित कर रही है वो खूब सारी संभावना है। यानी कि 2014 से 2024 में सरकार ने 59 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं। तो अब 85 हो गई और आने वाले टाइम में यह संख्या और बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा, विश्व में कितने रामसर स्थल हैं? इंडिया में 85 है, तो लगभग 2550 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मिल पाया कहीं पर, 2550 के आसपास है। अच्छा, इससे हो क्या जाता है? इससे जो नम भूमि क्षेत्र है उनका संरक्षण हो जाता है और उसके संरक्षण में ज्यादा बेहतर तरीके से हम और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि रामसर स्थल में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नियम कायदे कानून लगते हैं और उससे देश जो है वो दूसरी जो है वो उन चीजों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकता है। अच्छा, कोई देश रामसर समझौते को साइन कर दिए हैं और अपने रामसर स्थल घोषित कर दिए हैं और फिर इनका ध्यान नहीं रख रहा है, संरक्षण नहीं कर रहा है अच्छे से, तो उसके लिए फिर और कोई प्रावधान इसमें है क्या? उसके लिए ऐसे रामसर स्थल जो किसी देश के घोषित किए जा चुके हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया है, उनके लिए एक अलग से रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो नम भूमि क्षेत्र होते हैं जिनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया है, प्रदूषण वगैरह जो है उसके कारण उसका इकोसिस्टम या उसका पर्यावरण जो है उसका लगातार क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्या भारत के भी कोई रामसर स्थल इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है क्या? बिल्कुल, 2 हैं। एक तो हमारा केवलादेव है और दूसरा मणिपुर की लोकटक झील है। एक है हमारा केवलादेव। तो ये 2 रामसर स्थल हैं जो भारत के अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। किसी भी देश की रामसर साइट का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अच्छी बात नहीं है। अब जब इसमें सुधार हो जाएगा तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। क्या भारत की ऐसी कोई रामसर स्थल है क्या जो पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई और अब निकाल दी गई हो? बिल्कुल, इसका उदाहरण है लेक चिल्का। इसको एक बार शामिल किया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में और फिर अच्छा इसका कर दिया गया एनवायरमेंट, तो इसको बाहर कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अच्छा, एक और सवाल बन सकता है कि अभी जो हाल ही में 3 रामसर स्थल घोषित किए हैं जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, वो कौन से हैं? 2 तो हैं तमिलनाडु के और एक है मध्य प्रदेश का। तमिलनाडु वाले 2 कौन से हैं? एक का नाम है नंजरायन पक्षी अभयारण्य और दूसरे का नाम है काजुवेली पक्षी अभयारण्य। जो मध्य प्रदेश वाला है उसका नाम है तवा जलाशय। तो ये 3 नए रामसर स्थल अभी घोषित किए हैं भारत सरकार ने। और इसके अलावा जो है वो कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि रामसर स्थल या फिर यूं कहे वेटलैंड कितने प्रकार से बन सकती है। तो एक तो बन सकती है ये जमीन के भीतर वाले क्षेत्रों में जहां पर तालाब झीलें होती हैं उनको कहते हैं हम इनलैंड वेटलैंड, यानी कि जमीन के बीच में कोई तालाब और झील है उसको हम इनलैंड कहते हैं। समुद्रों के किनारे वाले हैं उनको हम कह देते हैं मराइन वेटलैंड या समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र के। तीसरे वाले हो सकते हैं मानव द्वारा निर्मित, ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक, जो खोज किए गए हैं या मानव के द्वारा बनाए गए हैं, चावल के खेत या फिश पॉन्ड वगैरह उनके चारों तरफ कुछ बन रहा हो। तो ये 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो मुख्य जमीन के बीच में झील तालाब के चारों तरफ, एक समुद्र के किनारे और एक मानव द्वारा निर्मित। तो ये आपका रामसर स्थल के बारे में मोटा मोटी आइडिया, जितने संभावित सवाल इस पर बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में।